हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 11th स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का 8th चैप्टर जो है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया ये चैप्टर का दूसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपचायक किसे कहते हैं और आक्सीकारक किसे कहते हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया ही किसे कहते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, रेडॉक्स अभिक्रिया चैप्टर का नाम है। सबसे पहला तो जो पार्ट 1 था, तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, और उसी में हमने डिस्कस किया था आक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होगा, तो उनके लिए रेडॉक्स अभिक्रिया जानना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पहले यही डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मुख्य हमारा टॉपिक है कि आक्सीकारक किसे कहते हैं और अपचायक किसे कहते हैं। उससे पहले वाले वीडियो में आक्सीकरण और अपचयन को हमने पढ़ा था, इसमें हम पढ़ेंगे आक्सीकारक, इसमें अपचायक। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। खासकर मैं फोकस करूंगा समझने पर, मैं आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि समझे रहेंगे ना तो हमेशा आपको याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं। देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया होगा? नहीं आया तो यहां पर समझिएगा। हमने आपको केवल यही बात बताया ना कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसकी आक्सीकरण, देखिए आक्सीकरण और दूसरा अपचयन। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को ही हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब जो पहला वीडियो हमने बताया था, तो उसमें हमने आक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ आक्सीकरण किसे कहते हैं। आक्सीकरण का हमने 2 परिभाषाएं बताया था और अपचयन का भी हमने 2 परिभाषा बताया था। मुख्यतः हमें इस वीडियो में दूसरे वाले परिभाषा जो आधुनिक परिभाषा है उसकी जरूरत पड़ेगी। आधुनिक परिभाषा आक्सीकरण की क्या है कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो वहां पे जो क्रिया होती है आक्सीकरण की क्रिया होती है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वहां पे जो क्रिया होती है उस पदार्थ की जो क्रिया है वो अपचयन कहलाएगा। ठीक है। अब पुरानी परिभाषा क्या थी? पुरानी परिभाषा थी कि जिसमें ऑक्सीकरण का संयोग होता है आक्सीकरण कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, निकलता है, तो उसे अपचयन कहते हैं। तो चलिए, हालांकि आपको समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा होगा पार्ट 1 देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ गया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं जिससे हमें और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये तो परिभाषा केवल याद कराने के लिए हमने आपको लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे CO कॉपर ऑक्साइड को हम ले लेते हैं, CuO, और उसको हाइड्रोजन के साथ हम क्रिया कराते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे Cu प्लस H2O बनता है। तो अगर आप देखें तो देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, पर यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आप ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है
और यहाँ पे देखेंगे कॉपर के साथ, तो क्या ऑक्सीजन है? यहाँ पे तो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, और जिसमें वियोग होता है, ऑक्सीजन का जहाँ वियोग होता है उसे अपचयन कहते हैं। ये बात हम जानते हैं। बट इसमें अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है जी, यहाँ पे हाइड्रोजन है, परंतु यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी ऐड हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? तो हमने यही कहा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रहा होगा आपको? तो ये आपने समझ लिया रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिन विद्यार्थियों ने पहले वो वीडियो नहीं देखा था उनके लिए मैं खासकर रेडॉक्स अभिक्रिया बता दिया, क्योंकि चैप्टर का नाम ही रेडॉक्स अभिक्रिया, और यदि आप रेडॉक्स अभिक्रिया ही नहीं समझेंगे तो इस चैप्टर का समझने का कोई भी मतलब नहीं है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया समझ गए हैं। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है ऑक्सीकारक और एक है अपचायक। ठीक है, तो अब पहले हम ऑक्सीकारक को समझ लेते हैं। देखिए परिभाषा में लिखा है कि वह पदार्थ जो स्वयं अपचयित होता है, ठीक है, वे पदार्थ जो स्वयं अपचयित होता है, ठीक है, परंतु दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है, तो उस पदार्थ को ही हम ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकरण नहीं, ऑक्सीकारक कहते हैं। नहीं समझ में आया? अरे भैया ऐसा कोई पदार्थ है जो स्वयं क्या होता है, अपचयित होता है, परंतु दूसरे पदार्थों को ना ऑक्सीकृत कर देता है, तो उस पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। एग्जाम्पल से हम समझाते हैं, समझ में आएगा। जैसे अगर आप अच्छे से समझें तो जैसे हमने ये सोडियम हम जानते हैं Na, तो सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। ये बात हम जानते हैं, होते हैं ना। क्लोरीन है Cl, तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात हमें पता है जी आपको भी। अब समझिएगा यहाँ पे सोडियम और जो क्लोरीन है ये आपस में जब क्रिया करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सोडियम है ना, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो जब ये इसको दे देगा तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये संतुष्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? और ये भी संतुष्ट हो जाएगा। तो ये जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हम इतनी बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो पदार्थ अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उस पदार्थ पर क्या होता है, वहां ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। हम ये भी बात जानते हैं, हमने अभी बताया है कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वहां पे जो क्रिया होती है अपचयन की क्रिया होती है। अपचयन की क्रिया, तो यहाँ पे अपचयन की क्रिया हो रही है ना। तो देखिए अपचयन मतलब ही होता है अपचयित होना, समझ रहे हैं ना। और ऑक्सीकृत मतलब ही होता है ऑक्सीकरण, ठीक है, जहां पे ऑक्सीकृत होगा वहीं पर ऑक्सीकरण ना होगा, तो वही बात है। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं जहाँ ये सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, तो जब त्याग रहा है तो यहाँ पे अपचयन की घटना हो रही है ना। तो जहाँ पर जो ये अपचयन कर रहा है, यहाँ पे अपचयन की क्रिया हो रही है, यही तो क्लोरीन ही तो अपचयित हो रहा है ना। तो ऐसा पदार्थ जो स्वयं अपचयित होता है परंतु दूसरे को ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकृत कर रहा है, तो वे पदार्थ जो स्वयं तो अपचयित होता है, परंतु दूसरे को ऑक्सीकृत कर देता है, तो उस पदार्थ को ही, ये जो क्लोरीन है ना, तो वो पदार्थ ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। समझ रहे हैं? तो वही पदार्थ क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है ना, ये है ऑक्सीकारक। समझ रहे हैं? तो वही बात हम कह रहे हैं कि वे पदार्थ, ये इस पदार्थ की ही बात हो रही है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है वह पदार्थ जो स्वयं अपचयित होता है, तो यही तो क्लोरीन है ना जो अपचयित हो रहा है, अपचयन की क्रिया इसमें हो रही है। तो वे पदार्थ जो स्वयं अपचयित होता है परंतु दूसरे को ऑक्सीकृत कर देता है, तो उस पदार्थ को ही ऑक्सीकारक कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा आपको? तो यही क्रिया है। आप समझते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल एक आप लिख लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कि आई आप लिख सकते हैं, NaCl2 लिख सकते हैं,
H2S लिख सकते हैं ETC। ये सभी उसके ही किसके आक्सीकारक के ही एग्जाम्पल हैं। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। परिभाषा लिखने के पश्चात ये एग्जाम्पल लिख लेंगे, ये हमने समझाने के लिए बताया है, आप चाहें तो बना भी सकते हैं, फिगर बेटर रहेगा। अगला आता है जो है अपचायक। अपचायक किसे कहते हैं? जस्ट इसके अपोजिट कि वे पदार्थ जो स्वयं आक्सीकृत होता है, यहाँ पे अपचयित हो रहा था, इसमें अब आक्सीकृत हो रहा है, तो वे पदार्थ जो स्वयं आक्सीकृत होता है परंतु दूसरे पदार्थों को अपचयित करता है, तो उसे हम अपचायक कहते हैं। इसका भी चाहे तो हम यही एग्जाम्पल से हम दर्शा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं आपको। जैसे कि देखिए, बात को आप समझिएगा, जैसे ए पदार्थ है, ये बी पदार्थ है, ठीक है। तो ए पदार्थ मान लेते इसके पास एक इलेक्ट्रॉन थे, ए पदार्थ ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो जो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? यहाँ पे आक्सीकरण की क्रिया हो रही है, यहाँ पे अपचयन की क्रिया हो रही है, ठीक है। बात को समझ रहे होंगे। ये पदार्थ इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहाँ पे तो आक्सीकरण की, यहाँ पे आक्सीकरण की क्रिया हो रही है, और ये लिया है बी वाला, तो यहाँ पे अपचयन की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि अब इस पदार्थ की बात हो रही है, तो ऐसा पदार्थ जो स्वयं आक्सीकृत होकर किसी दूसरे पदार्थ को अपचयित करता है, तो उस पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? हम अपचायक कहते हैं। मतलब जहां पे आक्सीकरण होगा वहां वो पदार्थ क्या हो जाएगा? वो अपचायक हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। समझ रहे हैं? और जो पदार्थ पर अपचयन की क्रिया हो रही है वो पदार्थ क्या हो जाएगा? आक्सीकारक हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको दिया था, तो ये तो स्वयं अपचयित हो रहा है, परंतु इसको आक्सीकृत कर रहा था ना, तो जो पदार्थ स्वयं अपचयित होकर दूसरे को आक्सीकृत कर रहा था, तो उस पदार्थ को ही हमने आक्सीकारक कहा। तो ऐसे ही ये जहाँ पे आक्सीकरण की क्रिया हो रही है ना, तो यहाँ पे आक्सीकरण की क्रिया हो रही है, तो इसका मतलब ये जो पदार्थ है ये कैसा पदार्थ है? तो ये पदार्थ है अपचायक, ठीक है। तो ये पदार्थ अपचायक है, परंतु जहां पे अपचयन की क्रिया होगी वो पदार्थ क्या है? आक्सीकारक है। ये बात आप याद रखेंगे, जहां पे आक्सीकरण की क्रिया होगी तो वो पदार्थ अपचायक कहलाएगा, और जहां पर अपचयन की क्रिया होगी वो पदार्थ आक्सीकारक कहलाएगा। सिंपल सा आपको समझना है, ठीक है। और से है तो आक्सीकरण, ठीक है ना। अपचायक जस्ट थोड़ा सा अपोजिट भी दिखाई दे रहा होगा आपको, समझ रहा है ना। ये हुआ आपका टॉपिक, जो मुझे लगता है कि बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ, इसके एग्जाम्पल पे अगर हम बात करें कि सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है। सॉरी, मिस्टेक हमने कर दिया क्या? नहीं, इसका एग्जाम्पल ये नहीं होगा, सॉरी। इसका तो इसका एग्जाम्पल सॉरी ये नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि I2 हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, Br2 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, ETC। ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल तो यही जो अभी हमने बताया था, इसके लिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए Ki हो जाएगा, NaCl2 हो जाएगा, और तीसरा क्या हो सकता है? H2S हो जाएगा, ठीक है। तो ये H2S, ETC, तो ये 3 इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। समझ रहे हैं? और भी बहुत सारे हैं। तो ये हुआ आपका टॉपिक, जो कि मुझे आशा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। अदरवाइज यदि आप क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का अच्छे तरीके से बेसिक टू हाई पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11th फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहां पे क्लिक करके आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मान लेते हैं कि आक्सीकरण क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब पर लिखिएगा आक्सीकरण ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।